आज हम लोग जहाँ पे पिछली क्लास में रुके थे उसके आगे हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को समझना चाहिए। तो ये मंकी वाले क्वेश्चंस हैं, एक दो तीन क्वेश्चंस हैं। मैंने दो कोशिश किया है कि आज कवर कर लूं, एक तुम लोग के लिए छोड़ दिया है जिससे तुम्हारे पास प्रैक्टिस के लिए भी रहे। तो एचसी वर्मा में ये दो तीन क्वेश्चंस हैं मंकी पे बेस्ड, जो कि काफी पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। किसी भी आईआईटी के प्रिपरेशन करने वाले सीनियर या किसी से भी बात करो तो इन क्वेश्चंस की चर्चा जरूर होती है। करते हैं पहले। ये क्वेश्चन कह रहा है, पहला 37th वाला क्वेश्चन है अनसॉल्व्ड वाले उसमें से, सेक्शन में से। A monkey is climbing on a rope that goes over a smooth light pulley and supports a block of equal mass at the other end. तो बेसिकली ये रोप पे लटक रखा है और ये पुली से होके दूसरी तरफ एक ब्लॉक से अटैच्ड है ऑफ इक्वल मास। मतलब इसका अगर मास m है, मंकी का मास m है, तो ब्लॉक का भी मास m, राइट? Now show that whatever force the monkey exerts on the rope, the monkey and the block moves in the same direction with equal acceleration. हमें ये शो करना है कि ये जितना भी फोर्स इस पे लगाएगा रोप पे जो फोर्स लगाएगा, रोप इस पे वापस फोर्स लगाएगा सेम। तो मान लो रोप पे ये फोर्स लगा रहा है mg, तो मतलब जो भी फोर्स लगा रहा है t, तो रोप भी उसके ऊपर टेंशन t लगाएगा ना। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये जो मंकी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में ये एक फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, तो टेंशन टी रोप इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। इसका खुद का जो वेट है दिस इज इक्वल टू mg, और लेट्स से ये a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसका अगर हम लोग इसका हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, सो दिस विल बी t माइनस mg इज इक्वल टू m टाइम्स a1, फर्स्ट इक्वेशन, राइट? अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, राइट? यहाँ पे टेंशन टी हो गया, सेम टेंशन टी होगा, और ये जो है ब्लॉक का अपना मास mg होगा, राइट? और ये कुछ मान लो a2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में, राइट, ऊपर नीचे जिधर भी ले लो, है ना। अभी अगर हम लोग ऊपर मानते हैं तो सेकेंड इक्वेशन जो होगा हमारा t माइनस mg इज इक्वल टू ma2 हो जाएगा, राइट? अब फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2, राइट? इस क्वेश्चन से बेसिकली हम लोग को बस फ्री बॉडी डायग्राम मंकी का क्या होता है, क्या फोर्स लगा रहा है, ये सब समझने के लिए है। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो t माइनस mg दोनों तरफ है, तो ma1 इज इक्वल टू ma2 हो गया, कैंसिल हो गया, तो बेसिकली एक्सेलरेशन a1 और a2 इक्वल हो गया। तो मतलब अगर ये a1 मतलब बेसिकली जितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर मूव कर रहा होगा, उतने ही एक्सेलरेशन से ये मास भी ऊपर ही मूव करेगा, ठीक है? मतलब समझ रहे हो, रोप जो है नीचे जाता चला जाएगा, वो वहीं पे रह जाएगा, बेसिकली इवेंचुअली मूव नहीं करेगा। रोप नीचे जाता चला जा रहा है और ये जितने स्पीड से ऊपर जा रहा है उतने एक्सेलरेशन से ये भी ऊपर जाएगा। अब कह रहा है if initially both were at rest, their separation will not change as time passes. If both of them moves with the same acceleration, तो इनका जो सेपरेशन, मान लो ये इनिशियली सेम पोजीशन पे है, तो सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो बाद में भी सेम पोजीशन पे होगा, तो इनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो सेपरेशन चेंज नहीं करेगा, सेपरेशन सेम ही रह जाएगा, राइट? अगर इनका एक्सेलरेशन अलग अलग होता तब ऐसा होता कि भाई मास यहाँ पहुंचा और ये मंकी यहाँ पे, ठीक है, तो इनका जो रिलेटिव सेपरेशन है वो इंक्रीज कर जाता है ना, या फिर इधर से अगर सेपरेशन देखो तो भी इंक्रीज कर जा रहा है। बट बिकॉज दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ऊपर की तरफ, तो इसीलिए इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं करता। दैट्स व्हाट हैड बीन आस्क्ड टू प्रूव। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं अब इसके बाद।
अब इसमें क्या है कि मंकी बी इज शोन इन द फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ मंकी ए। ये जो मंकी है ना, ये मंकी बी जो है मंकी ए के टेल को पकड़े हुए, राइट, विच इज क्लाइंबिंग अप अ रोप। तो ये जो मंकी ए है ये रोप पे ऊपर क्लाइंब कर रहा है, ऊपर, ठीक है, विच इज क्लाइंबिंग अप अ रोप। द masses of the monkey A and B are 5 kg, तो इसका मास हो गया 5 kg और इस वाले मंकी का मास हो गया 2 kg respectively. If A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, मतलब ये अपने पूंछ पे ना 30 न्यूटन टेंशन तक टॉलरेट कर सकता है, उसके आगे इसका पूंछ टूट जाएगा, राइट, टूट जाएगा या फिर उखड़ जाएगा या जो भी मान। Now what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? मतलब एक लिमिटेड एक्सेलरेशन से ही ऊपर मूव कर पाएगा, ज्यादा तेजी से मूव करेगा ना, ज्यादा तेजी से मूव करने का मतलब अगर टेंशन T जो है, जितना फोर्स ये रोप पे लगाएगा उतना ही टेंशन रोप का इंक्रीज होगा, है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो अब जितने फोर्स से ये रोप को पुल करेगा, मतलब रोप को खींचेगा, उतने ही तेजी से वो मूव करेगा और वही उतना ही ज्यादा टेंशन होगा। तो अब जैसे जैसे वो इंक्रीज करते जाएगा इस टेंशन को, वैसे वैसे इसके टेल में भी टेंशन इंक्रीज करता जाएगा। कैसे, अभी हम लोग देखते हैं। मान लो इसके जो ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T1 है और इसके टेल में जो टेंशन है वो T2, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। अब इसका जो है, इस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, ये टेंशन T ऊपर के तरफ लग रहा है, इसका खुद का वेट जो है 5G नीचे के तरफ लगेगा, है ना, और ये एक्सेलरेट कर रहा है लेट्स से A एक्सेलरेशन से ऊपर, राइट। और इसमें नीचे, बिकॉज ये मंकी भी इस पे लटक रखा है, टेंशन T2 है, तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, T2 लगेगा। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, 5G हो गया और A हो गया, राइट, क्लियर है। तो अब अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसका जब इक्वेशन लिखेंगे, तो फर्स्ट वाले का अगर हम लिखते हैं, राइट, तो वील हैव T1 माइनस ऑफ 5G माइनस ऑफ T2 इज इक्वल टू 5A। इसका मास 5 kg है, तो 5 इंटू A हो जाएगा, क्लियर है पहला इक्वेशन। अब सेकेंड वाले मंकी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, अब ये इस पे जो टेल जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा वो T2 फोर्स लगा रहा होगा, और ये जो मंकी है इस पे इसका अपना वेट 2G हो गया, राइट, और ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है बिकॉज ये मंकी का टेल पकड़ के लटका हो। मंकी जितने, ये वाला मंकी जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही इस वाले नीचे वाले मंकी का भी एक्सेलरेशन हो, राइट। तो इसमें अगर हम लोग इसका, ठीक है, तो बेसिकली या तो तुम वैसे लिखो तो, राइट, इसको हम लोग दो तरीके से, स्यूडो फोर्स वाले से भी कर सकते हैं, बिना स्यूडो फोर्स वाले से भी कर सकते हैं। तो जिस जिस टेल को पकड़ के ये खड़ा है, जिस टेंशन को ये, जिस टेल को पकड़ के ये लटका हुआ है, वो मंकी खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गया। तो इस पे एक स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा, राइट, 2A के बराबर। अगर तुम स्यूडो फोर्स लेके नहीं भी करते तो भी तुम करते भाई T2 माइनस 2G इज इक्वल टू 2A, क्योंकि ये भी साथ में एक्सेलरेट कर रहा है, सेम मास सेम एक्सेलरेशन, दोनों से इक्वेशन सेम ही आएगा। तो हम लोग अगर स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट को यूज करें तो T2 इज इक्वल टू 2G प्लस 2A, सो विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स G प्लस A हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब हमारे पास इनको अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, सो हमें पता है कि A कैन टॉलरेट अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 30 न्यूटन,
तो T2 can be at the max 30 Newton. So maximum value of T2 is equal to 30 Newton, right? तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू 30 न्यूटन लिखते हैं तब देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए. 30 इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी का वैल्यू 10 ले रहे हैं ये, सो ये कैंसिल होगा 15. ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब इस एक्सेलरेशन से ही पहला वाला मंकी ऊपर मूव कर सकता है. उससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो उसके टेंशन जो है T2 उससे मतलब it will increase, the value will increase, right? So है ना, यहाँ पे a का वैल्यू 5 से ज्यादा होगा तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 30 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा. तो वहाँ टेंशन 30 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो it will not tolerate the tail of the first monkey. The weight of second monkey will not be tolerated by the tail of the first monkey. So a हमारा निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसको हम लोग यूज कर लेते हैं सेकेंड वाले फर्स्ट वाले पे. तो हमें निकालना है कि किस फोर्स से वो, सो व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप. सो फोर्स कितना अप्लाई करेगा, T1 के बराबर. तो T1 माइनस 5G माइनस 50 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस T2. T2 कितना है, 2 टाइम्स G प्लस A. तो 2 टाइम्स G प्लस A इज इक्वल टू 5. वैल्यू पुट कर लो तो हमारे पास हो जाएगा T1, सो लिख लो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3. सो T1 माइनस ऑफ 50 माइनस G 10 प्लस 5 15 इंटू 2 30 हो गया. ठीक है, T2 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 25 30 80 और 25 105. T1 इज इक्वल टू 105 मीटर. ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम फोर्स हुआ. मिनिमम फोर्स, मान लो ये स्टेशनरी है, जिस समय ये स्टेशनरी है उस समय तुम निकालोगे T1. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ T1. So this is maximum value of T1. For minimum value of T1, so for minimum value of T1, both the monkeys are stationary. So both the monkeys are stationary. तो इसमें T1 is equal to टोटल कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 इंटू जी, M1 प्लस M2 इंटू जी. सो दिस इज 5 प्लस 2 7 इंटू 10, दैट इज 70 न्यूटन. तो रेंज क्या हो जाएगा T1 का, 70 न्यूटन इज लेस एन इक्वल टू T1 इज लेस एन इक्वल टू 105 न्यूटन. क्लियर है, क्लियर है सभी को? यस Yes, sir. So this is considered to be one of the most important questions. Why? Because similar kind of questions have been framed. बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत सारे बुक्स में तुमको मिलेगा similar kind of question. ठीक है, आप पेज नंबर बता सकते हो, मैं मार्क कर लूंगा. पेज नंबर है तुम्हारे इसमें 82, पेज नंबर 82 इन HC वर्मा. क्वेश्चन नंबर 38, 37, 38 दोनों हमने कर लिया. थैंक यू सर. फिर पहले वाला 37 था, फिर 38. लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं ना, वो हम करा दिया करेंगे. उससे क्या है कि तुम लोग का थोड़ा सा इजी हो जाएगा, काम इजी भी हो जाएगा और हमको जो बताना है हम अपनी तरफ से बता भी पाएंगे, है ना. ठीक है,
क्लियर है बच्चों? यस हाँ सर। यस लिख लिया सभी ने? हाँ सर। यस सर। यस तो ये सब बेसिकली स्टेजेस है। जब तुम ये वाले क्वेश्चन कर लिए, समझ गए, मतलब तुम एक स्टेज क्रॉस कर गए. सो दिस इज दैट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सो टुडे यू हैव क्रॉस्ड वन स्टेज ऑफ डिफिकल्टी लेवल. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे. ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पूरे HC वर्मा में मान लो 50 क्वेश्चन अगर हम बोले दोनों वॉल्यूम मिला के, तो पिछला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड होगा उन 50 क्वेश्चन में. ठीक है. So this is also a very important question, as in these kind of questions are, you will find it everywhere. मतलब हर जगह पे ये questions है. पहली बार जब HC वर्मा ने लिखा था तब इन्होंने इंक्लूड किया था. बाद में जो फिर सारे किताब वालों ने अलग अलग तरीके से इसको और बनाया है और सॉल्व मतलब निकाला है. So let us do this. So in figure shows a man of mass 60 kg standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg. So इसमें दो चीज है. ठीक है. यहाँ पे एक वेइंग मशीन रखा हुआ है. उस वेइंग मशीन पे ये आदमी खड़ा है और ये आदमी खुद जिस लिफ्ट पे खड़ा है ना, एलिवेटर पे या बॉक्स में, उस बॉक्स को खुद पुल कर रहा है. ठीक है. तो अगर ये नीचे इसको पुल करेगा तो बॉक्स ऊपर जाएगा. राइट. So box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself. So if the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? तो पहला केस तो ये है कि किसी तरह से इसको पकड़ के रखे हुए जिससे कि बॉक्स स्टेशनरी है. उस समय वेइंग मशीन पे क्या वेट दिखा रहा होगा? ऑब्वियसली जब वो उसको पकड़ के खड़ा है तो ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो स्ट्रिंग भी इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, जिसके वजह से इसका वेट कम दिखेगा. वहां पे नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा. तो वो एक निकालना है. दूसरा, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन. तो किस एक्सेलरेशन से ये, मतलब कितना टेंशन टी लगाएगा जिससे कि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होगा, तेजी से पुल करेगा तो जो एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उससे स्यूडो फोर्स आएगा. स्यूडो फोर्स इसके ओरिजिनल वेट के बराबर आ जाए. मतलब ये जो अभी टेंशन के वजह से, ऊपर वाले टेंशन फोर्स के वजह से जो इसका वेट कम हो रहा था, वो वेट को स्यूडो फोर्स रिकवर कर बेसिकली उस वैल्यू. तो ये चीज हम लोग को सॉल्व करनी है इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले तो बेसिक वाला पहले देखते हैं कि हमारे पास ये बॉक्स है. दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाएंगे. तो पहले बॉक्स का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो बॉक्स इज अटैच्ड टू अ पुली. राइट. तो अब अगर बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बॉक्स पे ऊपर टेंशन टी लग रहा है. राइट. और इसके ऊपर जो आदमी खड़ा है वो नॉर्मल रिएक्शन एन लगा रहा होगा. ठीक है. और इस बॉक्स का अपना एक वेट है. राइट. सो वो 30 kg का बॉक्स है तो 30 G एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा. क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं इस आदमी के फ्री बॉडी डायग्राम पे. राइट. इसका खुद का वेट होगा 60 G और इस पे नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा होगा. और बिकॉज ये एक स्ट्रिंग को पकड़े हुए ऊपर के तरफ स्ट्रिंग टेंशन टी लगा रहा होगा इस पे ऊपर. राइट. अब बिकॉज ये स्टेशनरी होना है, पहला केस 1 व्हेन द, ठीक है, so when man manages to keep the box at rest, so इस केस में क्या हो जाएगा कि 30 G
plus n is equal to 10 centi, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे, आदमी का जो फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे तो n प्लस t इज इक्वल टू 60g हो गया, राइट। सो इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, सो 1 प्लस 2 अगर हम कर देंगे तो हमारे पास 30g प्लस n प्लस n प्लस t इज इक्वल टू t प्लस 60g, राइट। सो दिस इज, ये देखो ये t और ये t कैंसिल हो गया, 2n इज इक्वल टू 30g, 60g माइनस 30g 30g होगा, n इज इक्वल टू 15g, दैट इज 150 न्यूटन, ठीक है। तो वेइंग मशीन कितना वेट शो करेगा इस आदमी का? वेइंग मशीन विल शो द वेट इक्वल टू 15 kg। 150 न्यूटन है नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन 150 न्यूटन को g से डिवाइड कर देंगे तो 15 kg शो कर रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर। यस। अब कह रहा है हमारा कि ये इसी में कि ये इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, राइट। और ये तो ये बेसिकली जब स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा, राइट, तो जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो ऊपर मूव कर रहा है, तो पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर मूव कर रहा है। सो लेट्स से यहाँ पे जो अब जो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू सेम फ्री बॉडी डायग्राम हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये अब a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये भी a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, राइट। अब जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे t प्लस n, राइट। अब इस आदमी पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा 60a नीचे की तरफ लगेगा ना, तो t प्लस n इज इक्वल टू 60g प्लस ऑफ 60a, राइट। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, है ना। और दूसरा, इस जो बॉक्स है उस बॉक्स पे फ्री बॉडी डायग्राम पे अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो टेंशन T ऊपर लग रहा है, T माइनस n माइनस 30g इज इक्वल टू मास 30 kg का है 3a, 30a से ऊपर जाएगा, राइट। ये तो पूरा बॉक्स ही ऊपर मूव कर रहा है। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है, राइट। और सॉल्व करके हमारा ये जो n का वैल्यू है, राइट, n हमारा इसके एक्चुअल वेट के बराबर आ जाना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसका जो ओरिजिनल वेट है 60g उसके बराबर आ जाना चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू ये इससे ये करें तो हमारा t प्लस तो हमें टेंशन T का वैल्यू निकालना है। तो इसमें अगर हम लोग n का वैल्यू so when the weighing machine shows his actual weight, then the normal reaction n will be equal to 60g, right?
सो n इज इक्वल टू 60g है, तो हमारा थर्ड वाले में पुट कर लो, तो t प्लस 60g इज इक्वल टू 60a, सॉरी 60g प्लस 60a, 60g कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू 60a हो गया, राइट। सो अब हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे जो a है सिर्फ इसको a इज इक्वल टू t अपॉन 60 लिख लो, फिफ्थ। अब बाय फोर्थ एंड फिफ्थ को अगर हम सॉल्व कर देंगे बाय इक्वेशन 4 एंड सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 5, we'll have टेंशन t माइनस ऑफ n मतलब 60g माइनस ऑफ 30g इज इक्वल टू 30 इंटू t अपॉन 60, 2 टाइम्स हो गया। सो t माइनस t बाई 2, ये t बाई 2 इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90g मतलब 90 इंटू 10, सो टेंशन t इज इक्वल टू 1800 न्यूटन। तो उसको कितना फोर्स लगाना होगा, 1800 न्यूटन के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, ऑन द रोप, सो दैट हिज करेक्ट वेट इज शोन ऑन द मशीन। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. देखो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके तुम क्या सीख रहे हो कि जितना सिंपल रखोगे ना अपने इक्वेशंस और अपने थॉट प्रोसेस को, उतने आसानी से क्वेश्चन बनेगा। जैसे ही तुम कॉम्प्लिकेटेड चीजों में चले जाते हो कि क्या हो रहा होगा, वो आदमी कैसे हवा में उड़ रहा होगा या क्या हो रहा होगा, वो सब जहां तुम सोचने लगे तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा लिखित में। सो जो भी ठीक है, you need to visualize, but don't get into details of that visualization. What you just need to do is just see what are the forces. Again I'll reiterate. Decide on the system, decide on the forces which are being applied on the system. Write those forces, draw the free body diagram, write the equation and solve it. Keep it as simple as that. जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे अपने अप्रोच को, उतने आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज यही सब क्वेश्चन में तुम देखोगे कि तुम सॉल्यूशन देखो, दुनिया भर का सॉल्यूशन तुमको मिलेगा जिसमें एक भी सॉल्यूशन समझ में आने लायक नहीं। So be clear in your thoughts, keep it simple, आराम से बनेगा, don't make it complicated, ठीक है? लिख लिया सबने? Yes. बाकी लोग भी लिख लिए? Yes. So 39th वाला भी मार्क कर लेना उसमें। अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। I'll give you 2 minutes to attempt. भाई साहब, मतलब this is not a difficult question. Try and answer next time. मैं तुमसे वही क्वेश्चन पूछूंगा जो मुझे लगता है कि तुम आंसर कर सकते, ठीक है? तो try and answer next time and don't keep mum. शांत रहोगे, शांति से कुछ नहीं, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो कि है मुझे तो आता है, मैं क्या बोल के करूं, तो बेवकूफ हो। आंसर नहीं करोगे क्लास में ना, तो फिर ऐसे ही पीछे स्लिप करते रह जाओगे। गलत सही कोई भी आंसर करना जरूरी है ना, तब जोश भी मेंटेन रहता है क्लास का। कुछ होशियार बच्चे भी हैं यहाँ पे जो अपने आप को होशियार समझते हैं ज्यादा, उतनी होशियारी ना करें और अपना पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें, है ना। टेस्ट हो जाएगा, जब आईआईटी हो जाएगा तो फिर अपना होशियारी दिखाना वहां पे, अभी तो हुआ नहीं है। तो इसीलिए प्लीज ध्यान दो पढ़ाई पे और क्लास में कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करो। चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं. So block A can slide on a frictionless incline of an angle theta. The length L kept inside an elevator going up with uniform velocity v. Find the time taken by the block to slide down the length of the incline if it is released from the top of the incline. यहाँ से एक ब्लॉक को तुम छोड़ रहे हो, कितने टाइम में यहाँ आ जाएगा ये निकालना है. इनिशियल वेलोसिटी इसका ब्लॉक का, ठीक है, 0 है, रिलीज्ड मतलब आप इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 वेलोसिटी से रिलीज कर रहे हो. अगर ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो इस पे कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, राइट. तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है mg, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके अलोंग mg sin थीटा हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर mg cos थीटा हो जाएगा. तो बेसिकली अगर a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है ये, so mg sin theta is equal to mass into acceleration, right, along the incline. So m और m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन a is equal to g sin theta हो गया, है ना. अब हमारे पास ये जो टोटल लेंथ है इसका, ये लेंथ L दे रखा है इसका टोटल. The total length of this is equal to L. So हमारे पास फॉर्मूला है भाई S is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर. बस यही लगा लेना है. लेंथ L है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर, राइट. सो ये क्या हो जाएगा, 2L बाय g sin थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2L अपॉन g sin थीटा. इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है. हम लोग को इनर्शियल फ्रेम में कुछ बात ही नहीं करना है कि बाहर कोई ऑब्जर्वर है, हम ऑब्जर्वर को यहीं पे बिठा दे रहे हैं, ऑब्जर्वर को इसके अंदर बिठा दे रहे हैं. स्यूडो फोर्स ऐसे भी नहीं लगना है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो ये इतना ही डिस्टेंस मूव किया है ना, L डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन मूव किया है. तो अलोंग द इंक्लाइन जितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय मास कर दोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा अलोंग द इंक्लाइन. अलोंग द इंक्लाइन जब एक्सेलरेशन निकल गया तो बस उसको सॉल्व कर लेंगे. Come up with answers next time. Okay. Easy question था ना? Easy था, difficult था? भाई बालकों बताओ, easy था, difficult था? ठीक था. लिख लिया सबने? हाँ Yes. सर. ये क्वेश्चन बनाओ, ये भी इजी ही है, 2 मिनट. सो ये टेंशंस अगर हमने देखा T1 और T2 अलग अलग होगा, दोनों इन बोथ दीज स्ट्रिंग्स. सो इस T2 वाले टेंशन पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम 50G का बनाते हैं, राइट. सो यहाँ पे नीचे के तरफ अगर देखेंगे 50 ग्राम है अगर इसका, तो दिस इज 0.05 G हो जाएगा नीचे के तरफ. ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इनटू टेंशन T2 हो गया यहाँ पे ऊपर के तरफ, राइट. और बिकॉज ये फाइंड द एक्सेलरेशन निकालना, 500 G इन दोनों के मास से ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन तो नीचे के तरफ ही होगा. इसका एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन हो गया, इसका एक्सेलरेशन ऊपर के तरफ, तो ये ऊपर के तरफ एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से होगा. सेकेंड वाले ये जो इंक्लाइन के ऊपर है उसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे 100 G मतलब 0.1 kg है, तो 0.1 G इधर फोर्स लगेगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन N हो गया, यहाँ पे ये 0.1 G cos 30 डिग्री, नीचे के तरफ फोर्स होगा 0.1 G sin 30 डिग्री, एक टेंशन T2 होगा, ऊपर के तरफ टेंशन T1 होगा, और इसका एक्सेलरेशन A एक्सेलरेशन.
और इसका फ्री बॉडी डायग्राम 500G वाले का बनाए तो 0.5G नीचे के तरफ, ऊपर टेंशन T1 और एक्सेलरेट एक्सेलरेशन से कर। अब तीनों का इक्वेशन लिखेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट वाले का अगर लिखते हैं तो हमारे पास है भाई T2 माइनस 0.05G इज इक्वल टू 0.05A। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग लिखेंगे T1 माइनस T2 माइनस 0.1G साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.1A। और तीसरा इसका लिखेंगे तो 0.5G माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू 0.5A। ये थर्ड इक्वेशन। अब इनको हम लोग को सॉल्व करना है, हम लोग को ए एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पे देखो इन सबको ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर दो तो माइनस T1 प्लस T1 कट गया, प्लस T2 माइनस T2 कट गया। तीनों को ऐड करेंगे 0.05G, और ये जो है यहाँ पे भी साइन 30 डिग्री है तो 1/2 होता है, 0.05G हो जाएगा। सो दिस विल बी 0.5G माइनस 0.05G minus of 0.05G is equal to 0.65। इससे हमारा निकल के आ जाएगा 0.4G is equal to 0.65A। So A is equal to 4 divided by 0.65 है ना, 0.4G, G का वैल्यू 10 डाल देंगे, 4 डिवाइडेड बाय 0.65। इसको कैलकुलेट करो तो ये 6.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes. इसमें भी बस इक्वेशन लिखना था और सॉल्व करना था। विधांश, आवाज नहीं आ रही बहुत देर से तुम्हारी। कहाँ तुम्हारी आवाज, कहाँ पे हो? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? अच्छा, तो फिर आंसर वांसर क्यों नहीं करते हो? देखो पहला वाला केस लेते हैं। A ball of mass 1 kg is at rest in position P। तो पहले इसको भूल जाओ, इधर वाला डायग्राम। तो है ना, ये डायग्राम समझो कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है ना, और दूसरा स्ट्रिंग ऐसे है, और ये तो ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट P हो गया, और ये पॉइंट R हो गया। ठीक है, a ball of mass 1 kg is at rest in position P by means of two light strings OP and RP. The string RP is now cut and the ball swings to position Q. If theta is 45 degree, find the tension in the string in position OP when RP was not cut. तो पहले तो नॉट कट वाला केस लेते हैं। तो इसका मतलब मान लो इसमें टेंशन T1 है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा 45 डिग्री है, ये भी थीटा हो जाएगा एंगल। हाँ बेटा। सर इसमें OQ का 5√2। हाँ 5√2 सही है। तो ये इसका मास है mg नीचे के तरफ, और ये इधर एक टेंशन T2 हो गया, और दूसरा यहाँ पे जो है T1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा T1 cos थीटा और इधर हो जाएगा T1
साइन थीटा। बट हमें तो क्या बोला है कि बस T1 का वैल्यू निकालो, तो वो तो हम सीधे इसी से वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे तो T2 इज इक्वल टू T1 sin थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तुम बस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लो। T1 का वैल्यू निकालना है cos 45 डिग्री, मतलब T1 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू mg। मास 1 है, g 10 है, सो T1 इज इक्वल टू 10√2 हो जाएगा। ये क्या डिफिकल्ट था क्या? क्या करने लगे थे तुम लोग की आंसर नहीं आ रहा था तुम लोग का? हाँ माधव, पता नहीं सर। लगाएंगे तुम्हारी अब, तभी तुम सुधरोगे, ऐसे तो सुधरोगे नहीं। आ जाते हैं दूसरे पे। अब फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन पोजीशन OQ। अब देखो ये स्ट्रिंग कट गया, इसके कट होते हैं ये पेंडुलम की तरह इधर आ जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पे आ गया, राइट। इस पॉइंट पे जब पहुंच गया तो इसका एक वेट होगा mg, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। एक टेंशन T, मान लो यहाँ पे टेंशन जो है ना इस पॉइंट पे, ये टेंशन कुछ T3 है, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये थीटा है, तो इसका जो mg का इधर कंपोनेंट होगा mg cos थीटा हो जाएगा, और इस तरफ mg sin थीटा हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम लोग अलोंग द स्ट्रिंग अगर फोर्सेस को रिजॉल्व करके सॉल्व करें तो T3 इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो दिस इज T3, टेंशन T3 इज इक्वल टू, है ना, मास इज 1, g इज 10, और cos थीटा मतलब cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो 10/√2 विच इज इक्वल टू 5√2। टेंशन T3 कितना हो गया, 5√2। बट इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट था क्या? लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा चॉकलेट प्रॉब्लम, है ना। चॉकलेट प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होता है जिसको करने पे चॉकलेट मिलता है। देखते हैं किसको मिलता है चॉकलेट। तो लॉकडाउन है, तुम लोग खुद ही खरीद के खाओगे, लेकिन फिर भी चॉकलेट प्रॉब्लम, ठीक है। सबने लिख लिया? पहले तो फिगर समझो क्या है। इन द फिगर शोन फाइंड द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड ए बी। मतलब कि ये दोनों सरफेसेस, देखो ये सब फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसके ये इसके होने की वजह से ये जो ब्लॉक ए है ये इसी डायरेक्शन में बस मूव कर सकता है, और ये जो ब्लॉक बी है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। तो ये जब इधर मूव करेगा तो ब्लॉक बी किधर, राइट की तरफ मूव करेगा। तो ब्लॉक बी का अगर एक्सेलरेशन ए बी इधर है और इसका एक्सेलरेशन ए इधर है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, ए और ए बी के बीच में। देखिए क्या करना है यहाँ पे।
आप इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं कि ये थोड़ी देर बाद थीटा है, ये ब्लॉक जो है, वेज जो है खिसक के यहाँ पे पहुंच गया, राइट, और ये जो है यहाँ आ गया होगा, ठीक है, हाँ क्लियर। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं x से, इस डिस्टेंस को, जितना डिस्टेंस ए वाला ये जो मास है, ब्लॉक है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज इक्वल टू x से, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस डायरेक्शन में, राइट, सो दिस इज इक्वल टू xb। अब इसको तुम, ये हो गया x से, ये हो गया हमारा xb, ये कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, आ रहा समझ में। ये राइट एंगल ट्राइंगल में दिस डिस्टेंस इज xb एंड दिस डिस्टेंस इज xa, राइट, सो एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये देखो, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अगर थीटा हो गया, तो अब आप अगर सॉल्व करो इसको, बेसिकली साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब एक्स ए अपॉन एक्स बी, तो इससे हमारा क्या आ गया, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी इंटू साइन थीटा। अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डबल डिफरेंशिएशन को कैसे शो करते हैं, एक और तरीका, इसको दो डॉट ऊपर ऐसे शो कर दो, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। So this is the relation between acceleration of A and acceleration of B. ठीक है, भाई एक किताब है I.E. रोडो, है ना, फिजिक्स का बाइबल माना जाता है, इससे इससे भयंकर किताब कोई लिखा नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो इसके हैं, जो इसमें करीब 325 क्वेश्चन के करीब है जो आईआईटी में आते हैं, वो 325 क्वेश्चन जो पूरे 2 साल में बना लेगा ना, उसका आईआईटी हो जाएगा ऐसा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, अच्छा, आई इरोडो का सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा अभय कुमार सिंह, ठीक है, सो ये अभय कुमार सिंह जी जो हैं, ये इन्होंने इनका जो सॉल्यूशन बना के छपवाया था, इन्होंने अपनी किताब भी एक लिखी बेसिकली, है ना, न्यूमेरिकल, जो कि आई इरोडो से भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन सारा नहीं था इनका, बहुत सारे बुक्स से इन्होंने लिखा था, तो उस बुक में ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन इनफैक्ट डीसी पांडे में भी है, डीसी पांडे जी भी सारे बुक को खंगाल के इन्होंने अपना किताब लिखा है, एससी वर्मा, ये वो सारे जितने जहां जहां से अच्छे क्वेश्चन मिले उन्होंने जमा कर लिए, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, तुम लोग को ऐसे कॉन्सेप्ट आ गया और समझ में आ गया वो अलग चीज है, बट इवेंचुअली पहली बार जब आया था लोगों को समझ में नहीं आया था कि कैसे करेंगे इसको, ठीक है, ये तो हम बता दिए कि इधर एक्सेलरेट कर रहा है, इधर ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो समझ में आ गया, मोशन ही समझ में नहीं आ रहा था कि होगा क्या, होने का बाद में पता चलेगा, तब तो फिर सॉल्व करो, तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन भी है जो इसके बाद हम लोग अभी करेंगे, तो वो क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है, तो ये हो गया, सबने लिख लिया, इसको लिख लिया बच्चों, लिख लिया बच्चों, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कॉपी में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है,
और ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। कल हमको बताना ये सॉल्व हुआ है या नहीं। उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे A1 और A2 के बीच में तुमको रिलेशन पता चल गया, A1 इज इक्वल टू A2 साइन अल्फा। बस उसके बाद फिर इक्वेशन लिख दोगे और सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए वो पहले क्वेश्चन कराया जाता है, इसके पहले वाला, जिससे कि तुमको A1 और A2 के बीच में रिलेशन पता चल जाए। एक ही क्वेश्चन में दोनों करने बोल देंगे तब तो बोल्ड हो जाओगे उसी से। आ रहा है समझ में? ये जो फिक्स्ड वॉल वाला जो क्वेश्चन है ना कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द मूवमेंट ऑफ वेज। क्योंकि ये नई एक चीज है ना, पुल्ली उल्ली से अपने आईआईटी के प्रोफेसर्स उकता चुके हैं, तो उनके लिए एक नया चीज है फिक्स्ड वॉल का कॉन्सेप्ट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछो तो आजकल बड़ा हॉट चल रहा है। तुम लोग जब लिखोगे आईआईटी तो ये सब क्वेश्चंस ज्यादा इन सब से बन के आएंगे, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिए। लिख लिया सबने क्वेश्चन? यस। चलो we'll stop here on this note only, right?